हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो सेक्शन 53A है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ये क्या कहता है? इस पूरे सेक्शन को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो जो इसकी बेर की लैंग्वेज है वो हमें बाद में अच्छी तरह से समझ आएगी। देखो, सेक्शन 53 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए और बी दो पर्सनस हैं, दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट में वो क्या करते हैं कि ए बी से कहता है भी मुझे अपना आपको घर बेचना है, बी कहता है ठीक है मैं आपका घर खरीद लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल करते हैं जिसमें कि ए कहता है कि मैं अपना घर आपको 10 लाख रुपए में बेचूंगा। ठीक है, बी उस बात पे एग्री हो जाता है, ठीक है मैं आपका घर 10 लाख रुपए में खरीद लूँगा। और उसके बाद जो बी होता है वो ए को 5 लाख रुपए इमीडिएट दे देता है, एक तरह से पार्ट परफॉर्मेंस के लिए तरीके से। ठीक है ना। और जो ए है वो बी से ये कहता है कि जब मुझे तुम बाकी के 5 लाख रुपए दे दोगे तो मैं आपको उसका पोजीशन दे दूंगा। ठीक है, तो बी उस बात पे एग्री हो जाता है। अब क्या होता है कि जो बी होता है उसको 5 लाख रुपए देता है और उसको उसका पोजीशन मिल जाता है बी को, प्रॉपर्टी का। ए जो है प्रॉपर्टी का पोजीशन बी को दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आती है सेल डीड की, कि अभी तक जो सेल डीड है वो नहीं हुई है। ठीक है ना, तो मतलब कि जो ए है उसे अपने पार्ट को स्टिल जो है वो परफॉर्म करना है, उसने अभी तक अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करा है। ठीक है ना, क्योंकि ये है कि पेमेंट्स हो गई है, प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई है, लेकिन जो सेल है वो सेल कंप्लीट कब मानी जाएगी? जबकि ए जो है उसके नाम पे सेल डीड को करवा देगा। ठीक है, अभी तक वो नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ए होता है उसको कहीं से एक बेटर ऑफर मिलता है और वो ये चाहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है बी से वो वापस ले ले। ठीक है, और उसको पेमेंट वापस करके कहे कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचनी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ए है बी के पास जाता है और कहता है मेरे को इससे मैं बेटर ऑफर मिल रहा है, मैं प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचना था, अपने पैसे वापस ले लो, ये प्रॉपर्टी मैं किसी और को बेचूंगा। तो बी कहता भी नहीं, तुम मेरे नाम पे सेल डीड कराओ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हमारे बीच में एग्रीमेंट था। अब जो ए होता है वो एक सूट फाइल कर देता है, सूट फॉर इविक्शन कोर्ट के अंदर जाके, और कहता है इससे मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे को वापस लाया जाए, इससे खाली कराया जाए। अब बी भी अपनी सारी बात जाके बताता है कि भाई ऐसे ऐसे था, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी में क्योंकि हमने अपना पार्ट परफॉर्म कर रखा है, ठीक है, मैंने पेमेंट दे दी, इसने मुझे पोजीशन दे दी, लेकिन अभी इसने अपना पूरा पार्ट परफॉर्म नहीं किया, बाकी मैक्सिमम पार्ट परफॉर्म हो गया कि अभी तक इसने सेल डीड नहीं करी है इसके अंदर। ठीक है, अब जो कोर्ट है उसका क्या डिसीजन आता है? कोर्ट कहता है भी ठीक है ये एविक्शन नहीं होगी। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास रहेगी? बी के पास रहेगी, और बी को इसकी सेल डीड करवानी होगी। तो यहाँ पे क्या आता है कि जब आप अपना पार्ट परफॉर्म कर देते हो थोड़ा या जो भी कुछ होता है, ठीक है, यह हो सकता है कि मान लो बी ने उसको 5 लाख रुपए दिए होते, प्रॉपर्टी 10 लाख की दी होती, इमीडिएट सपोज उसने उसको पोजीशन दे दिया होता ए ने, और बी ये कहता है कि ठीक है जब सेल डीड होगी उस समय मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, फर्दर या फ्यूचर में दे दूंगा, इस तरह का एग्रीमेंट होता। ठीक है, तब भी वो बात जो हो क्या होती है कि पार्ट परफॉर्मेंस में आती है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि ए ने पूरी पेमेंट दे दी है, ए को पूरी पेमेंट मिल गई है बी की तरफ से, और बी ने उसका पोजीशन भी दे दिया। तो यहाँ पे एक पार्ट जो है कि डिलीवरी प्रॉपर्टी का देना और पेमेंट मिलना, वो पूरा पार्ट परफॉर्म हो चुका है। लेकिन एक पार्ट क्या रह गया? ए की तरफ से पार्ट रह गया कि उसने जो अभी सेल डीड है जो भी थी वो अभी रजिस्टर नहीं कराई। ठीक है, लेकिन उनके अंदर साइन वैन सब हो रखे हैं चीज़ों के अंदर जो भी था। ठीक है, लेकिन अभी तक उसने सेल डीड को रजिस्टर्ड नहीं कराया। तो ये एक पार्ट परफॉर्मेंस हमारा कहलाता है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सेक्शन जो है इसका ये देख लेते हैं, इसमें सेक्शन क्या कहता है। ठीक है, हो सकता है आपको काफ़ी इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे सेक्शन 53A कहता है पार्ट परफॉर्मेंस, जिसकी हेडिंग है, ये कहता है वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि कोई व्यक्ति जो होता है वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ठीक है ना, ऑफ राइटिंग, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाई हिम, और उसके पास साइंड होने चाहिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा है, और हिज बिहाफ फ्रॉम विच द टर्म्स नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट, या उसके बिहाफ पे कोई इसने अटॉर्नी अपॉइंट कर रखा है अपना कोई भी। ठीक है, उसके बिहाफ पे उसने करे हो। ठीक है ना, विच द टर्म नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट द ट्रांसफर कैन बी असर्टेन विद द रीजनेबल सर्टेनिटीज, और जिसके अंदर टर्म्स लिखी हुई है कि ये सारी टर्म्स पूरी होंगी तो चीज़ें आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगी। इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट करके किसी प्रॉपर्टी के बारे में डील कर लिया आपस में। ठीक है ना, और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन भी हो गए हैं पार्टीज के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एंड द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी मतलब कि जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है,
हैज़ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब उसने क्या करा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रॉपर्टी का, उसने पार्ट परफॉर्मेंस में क्या करा, टेकन पोजीशन, उसने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया। देखो पार्ट परफॉर्म हो गया, ठीक है ना। पार्ट एक परफॉर्म के आगे प्रॉपर्टी जब भी डील होती है तो उसके अंदर पेमेंट की जाती है, पोजीशन लिया जाता है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है उसकी जो एग्रीमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए सेल डीड बनाई जाती है, सारी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट क्या हुआ कि पार्ट पोजीशन में कि उसने अपना पोजीशन प्रॉपर्टी का ले लिया, प्रॉपर्टी का, और एनी पार्ट देयर ऑफ और ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन पोजीशन। या ये भी हो सकता है कि जो ट्रांसफरी है वो उसके पोजीशन में पहले से ही हो, ठीक है, उसकी डील चल रही होगी, पहले से की पोजीशन में प्रॉपर्टी थी, वो उसके पोजीशन में कंटिन्यू है इन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज़ डन सम एक्ट इन फर्दरनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो ट्रांसफर है उसने उसके फर्दरनेस में कुछ एक्ट भी किया हो। एक्ट क्या किया होगा, उसने उसको कुछ पेमेंट दे दी हो जो ट्रांसफर है उसको, तो इस टाइप से उसने अपना पार्ट भी कुछ परफॉर्म कर रखा हो, या कहीं में फ्यूचर में पेमेंट दे दूँगा, जो कुछ भी है, ठीक है ना। फिर ये कह रहे हैं एंड द ट्रांसफरी हैड परफॉर्म और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो ट्रांसफरी है वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए तैयार है। भाई ट्रांसफरर ने तो उसको क्या करा, पोजीशन दे दी है प्रॉपर्टी का, लेकिन ठीक है जो भी है, या वो पहले से ही पोजीशन में हो सकता है ट्रांसफरी, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रांसफरी है वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या है, वो विलिंग है उसकी, मतलब विलिंगनेस है उसकी टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन नोट विद स्टैंडिंग दैट वेयर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दैट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड इन मैनर प्रिस्क्राइब देयर ऑफ, जिस तरह से बताया गया उस तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है ना, बाय द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, द ट्रांसफरर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम shall be debarred from enforcing against the transferee and person claiming on under him on right in respect of the property which transferee has taken on continuing possession। कि अब मतलब कि उसको डिबार करता है कि जो ट्रांसफरर है वो उससे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। तो अगर जो जैसे कि हमारे केस में था कि जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो ट्रांसफर है उसने पूरी पेमेंट दे दी, प्रॉपर्टी का पोजीशन उसके बाद है, तो उसको डिबार करता है कि इसको ट्रांसफर होगी, उसका पोजीशन वापस नहीं लेगा। उसको यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको बनवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। हैज टेकन कंटिन्यू पोजीशन एंड देन राइट एक्सपेशली प्रोवाइड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसके हिसाब से काम होगा। अब इसमें कुछ प्रोविजन दे रखा है, प्रोवाइडेड क्या है, provided that nothing in this section shall be affect the right of the transferee for the consideration who has no notice of contract or part of the performance thereof। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मान लो जो ट्रांसफरर था उसने किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, मतलब कोई और ट्रांसफर ही है जिसको उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, किसी और को भेज दी उसने प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन उसकी नोटिस में ये बात नहीं है। मान लो ए और बी के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि ठीक है, जो बी है वो ट्रांसफर है, ए ट्रांसफर है, लेकिन उनमें पार्ट परफॉर्मेंस पहले हो रखी है, लेकिन जो ए है उसने वो प्रॉपर्टी किसको भेज दी, जाके सी को भेज दी, तो वो एक नया ट्रांसफर ही आ गया। और सी जो है उसकी नोटिस में पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो अब उसका जो राइट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसने कंसिडरेशन दे के जो है प्रॉपर्टी खरीदी है ए से, और उसके नाम पे सेल डीड वगैरह सब हो गई है। अब यहाँ पे सी के राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होगी। सेक्शन जो उसका प्रोविजन वो यही कहता है कि उसने तो एक तरह से पूरी ईमानदारी से प्रॉपर्टी को खरीदा है। अब जो डिस्प्यूट है वो ए और बी के बीच में रह जाएगा, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा किसी भी तरह से, ठीक है। तो सेक्शन 53 भाई यही कहता है, पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है कि दोनों ने अपने अपने पार्ट परफॉर्म कर दिए हैं। जैसे कि किसी का कोई पार्ट रह गया है तो वो परफॉर्म करने के बारे में कहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो जो जैसे हमारे एग्जांपल में था कि अगर मान लो जो ए है उसके नाम पे सेल डीड नहीं करता, ठीक है, तो बी जो है वो डिफेंस लेगा सेक्शन 53 ए की। देखो जो इसके अंदर है कि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, मैंने उसको पूरी पेमेंट भी दे दी और पोजीशन भी मेरे पास है, अब ये सेल डीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर जो कोर्ट है वो क्या है कि उसके फेवर में ऑर्डर दे देगा। तो सेक्शन 53 यही कहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।